बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की खूबियां। तो पहली खूबी है बॉन्ड लेंथ। ये बात जहन में रखनी है कि बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ है, आयनिक बॉन्ड के साथ। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एटम्स एट विच देयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। दो एटम के दरमियान वो फासला जिस पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। मिसाल है ऐसी, ये दो एटम हैं, एक दूसरे से दूर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इनको जब हम एक दूसरे के करीब लाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एनर्जी लास्ट होगी। एनर्जी विल डिक्रीज 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 डिक्रीज। एक खास फासले पे पहुंच के एनर्जी हो जाती है मिनिमम। अब अगर आप इन्हें मजीद करीब लाओगे तो ये एक दूसरे को फिर से रिपेल करेंगे और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस पॉइंट पे बॉन्ड बना होगा और दो एटम के दरमियान वो जितना फासला होगा उस फासले को बॉन्ड लेंथ कहोगे। तो एक्सप्लेनेशन में आपने यूं लिखना है कि when two atoms are far from each other, their potential energy is maximum. When two atoms are far from each other, जब एक दूसरे से दूर हो तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। बट when they are brought close, जब इन्हें हम करीब लाएंगे, एनर्जी विल बी लास्ट और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक खास हद तक डिक्रीज होती है और जब दो एटम उस डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं तो और उससे आप मजीद करीब लाओगे तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मिनिमम हो गई, तो उस जगह पे बॉन्ड बना होगा और दो एटम के दरमियान एटम ए और एटम ए, फर्ज करें इस फासले पे एनर्जी मिनिमम है। ये फासला अब आप अगर कम करते हो या इस फासले को मजीद बढ़ाते हो तो इन दो सूरतों में पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ेगी। और बॉन्ड डिस्टर्ब होगा। जबकि फर्ज करें इस फासले पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो यहां बॉन्ड बना होगा। और ये जितना भी फासला होगा इस फासले को कहोगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज पोलैरिटी एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ बॉन्ड।
और दोनों के साथ इनवर्स रिलेशन। पोलैरिटी का ये मतलब है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन का साइज, एटॉमिक रेडियस, ये है 37 पिकोमीटर। क्लोरीन का एटॉमिक साइज ये है 99 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल गए। इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इसके न्यूक्लियस के सेंटर तक ये फासला कितना होगा? तो 37 प्लस 99 136 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन ये फासला ये फासला इतना नहीं है, ये है 127 पिकोमीटर। इस कमी की वजह है बॉन्ड पोलैरिटी। ये बॉन्ड पोलर है। जब बॉन्ड पोलर होगा तो दो एटम करीब आ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ का भी आपस में इनवर्स रिलेशन। सिंगल बॉन्ड लेंथी होता है किससे? डबल बॉन्ड से। और डबल बॉन्ड लेंथी होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो बॉन्ड की तादाद बढ़ने से भी बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लंबा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोटा और ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है पोलैरिटी पे और नंबर ऑफ बॉन्ड पे, और इन दोनों पे किस तरह का डिपेंडेंस है? इनवर्स। बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना लेंथ में छोटा, और जब बॉन्ड छोटा होगा तो उसे तोड़वाना मुश्किल होगा। दो एटम के दरमियान बॉन्ड की तादाद जितनी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ उतना शॉर्ट होता जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड की दूसरी खूबी है बॉन्ड एनर्जी। लेट मी टेल यू अगेन, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इनका ताल्लुक है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, आयनिक बॉन्ड के साथ नहीं। बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं? एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दे दे के उसमें बॉन्ड टूट जाए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इनटू एटम्स, और इसके यूनिट्स हैं किलो जूल पर। एक्सप्लेनेशन, देखो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और क्वांटिटी है 1 मोल, तो मैं इसे एनर्जी दूंगा और एनर्जी देने पे ये टूट जाएगा। जो एनर्जी सप्लाई करूंगा उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, और ये एनर्जी होती है 436 किलो जूल पर मोल। इसी तरह मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसे जब एनर्जी सप्लाई करूंगा तो ये टूट जाएगा, क्लोरीन एटम। और कितनी एनर्जी चाहिए इसके लिए? क्लोरीन के लिए जो
एनर्जी रिक्वायर है वो है 243 किलो जूल पर मोल। तो ये हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी और ये क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि एक बॉन्ड तोड़वाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। पहले हाइड्रोजन के लिए 6.02 10 पावर 23 बॉन्ड्स तोड़वाने के लिए ये 1 मोल के इक्वल है। इतनी एनर्जी चाहिए जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है। तो एक बॉन्ड तोड़वाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी x, और x की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं। x will be equal to 7.2 10 पावर -22 किलो जूल पर बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड तोड़वाने के लिए इतनी एनर्जी, और ये एनर्जी कितने एटम्स गेन करेगा, तो इसे अगेन आप 2 पे डिवाइड करें। जब इसे 2 पे डिवाइड करोगे तो इससे आ जाएगा 3.6 10 पावर -22 किलो जूल पर एटम। एक हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी मिलेगी। अब इसी तरह के कैलकुलेशन आप क्लोरीन के लिए करें। 6.02 10 पावर 23 बॉन्ड्स इन Cl2, उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक Cl2 के लिए x, तो इन्हें मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें। x विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू जो आएगी इट विल बी 4 into 10 पावर -22 किलो जूल पर बॉन्ड। और ये एनर्जी 2 क्लोरीन एटम गेन करेंगे। तो एक क्लोरीन के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी, इसे 2 पे डिवाइड करें। तो 2 into 10 पावर -22 किलो जूल पर एटम ऑफ क्लोरीन। ये मैंने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट की और ये क्लोरीन के लिए। अब देखो, अगर मैं HCl का बॉन्ड तोड़वाना चाहूं, HCl, तो कितनी एनर्जी इसके लिए चाहिए? हाइड्रोजन की एनर्जी प्लस क्लोरीन की एनर्जी, मींस उन दोनों को ऐड करें। जब ऐड करोगे तो उससे आएगा 5.6 10 पावर -22 किलो जूल पर बॉन्ड। लेकिन एक्चुअली इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है। ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू इस थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा है। क्यों ये ज्यादा है? तो क्योंकि वजह है बॉन्ड पोलैरिटी। HCl पोलर मॉलिक्यूल है, और जब मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होंगे।
पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम सिर्फ बॉन्ड का जिक्र करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये फोर्स नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं। एक HCl दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये कैलकुलेशन हमने सिर्फ इसके लिए किए। ये इजाफी एनर्जी किस मकसद के लिए रिक्वायर होगी? इन फोर्सेस को खत्म करने के लिए। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी पोलैरिटी के अलावा नंबर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंडेंट होती है। बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यदि मैंने एक बॉन्ड को तोड़वाना है तो इसके लिए कम एनर्जी, जब बॉन्ड हो जाए 2 तो ज्यादा एनर्जी, जब हो जाए 3 तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी एंड नंबर ऑफ बॉन्ड, और दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और तीसरी खूबी है आयनिक कैरेक्टर। दो एटम के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर हो सकता है, पोलर हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड कब नॉन पोलर होगा? अगर दो एक जैसे एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बने तो वो नॉन पोलर होगा, या अगर दो डिफरेंट एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बने, ऐसे दो डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस वो कम हो 0.4 से, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहोगे। दो एक जैसे एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर, या दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर तब होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0.4 से कम हो। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनता है, हमेशा, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0.4 से ज्यादा, और कहां तक हो सकता है? 1.7 तक। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से ऊपर चला जाए फिर ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर 1.7 से ऊपर हो तो फिर इस बॉन्ड को कहोगे आयनिक बॉन्ड। 0.4 से ज्यादा और 1.7 से कम तो फिर ये कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल एज अ होल भी पोलर हो। फॉर एग्जांपल CCl4, CCl4 का हर बॉन्ड पोलर है। ये कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन और ये कार्बन क्लोरीन, ये हर एक बॉन्ड पोलर है। लेकिन CCl4 एज अ होल नॉन पोलर है। जबकि ये बॉन्ड किस किस्म का बॉन्ड है? इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल एज अ होल भी
पोलर हो। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी मालूम करने के लिए डीबाय, एक साइंटिस्ट था डीबाय, उसने मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो यू डिफाइन करते हैं टर्निंग मतलब मुड़ जाना ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल से मुराद है पोलर मॉलिक्यूल। व्हाट इज मीन बाय अ डाइपोल? पोलर मॉलिक्यूल like HCl turning of a dipole in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल का टर्न कर जाना, मुड़ जाना, करवट लेना डाइपोल मोमेंट कहलाता है। एक्सप्लेनेशन, अगर मैं एक पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर मैंने डाइपोल रखा। व्हाट इज मीन बाय अ डाइपोल? डाइपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल हर सिमत में रोटेट कर सकता है तब जब ये फील्ड ऑफ हो। व्हेन द फील्ड इज स्विच ऑफ तो ये एक्सियल मॉलिक्यूल यूं किसी भी सिमत ये मुड़ सकता है। लेकिन अगर मैं इसे ऑन करूं, स्विच ऑन करूं, तो ये मॉलिक्यूल करवट लेगा। इसका ये पॉजिटिव पोल इस जाने मुड़ेगा और ये नेगेटिव पोल इस जाने मुड़ जाएगा। इस टर्निंग को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू और ये इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इस चार्ज से मुराद है इस हाइड्रोजन पे ये पूरा पॉजिटिव या इस क्लोरीन पे ये पूरा नेगेटिव चार्ज। मींस चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड लेंथ को। ये किसके ऊपर चार्ज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये डिस्टेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड लेंथ को। इलेक्ट्रॉन पे पूरा चार्ज या प्रोटॉन पे पूरा चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है विच हैज अ क्रॉस टेल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से मालूम करते हैं और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल। तो HCl मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा हाइड्रोजन से क्लोरीन की जाने। और अगर आपने इसका डाइपोल मोमेंट मालूम करवाना है तो थ्योरेटिकली यू मालूम करोगे। थ्योरेटिकली ये चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम
और बॉन्ड लेंथ, तो इसका बॉन्ड लेंथ है 127 पिकोमीटर। तो 127 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर। ये आप मल्टीप्लाई करें, इससे जो आ जाए यूनिट विल बी कूलम मीटर। और इसे कहते हैं कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली ये चार्ज प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होता है, कम, पूरा नहीं होता, बिकॉज इट इज पार्शियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से कम चार्ज हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते। अगर आपने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से कम चार्ज मालूम करवाना हो तो फिर आप मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाओगे। मैं सपोज करता हूं, फर्ज करें ये चार्ज एक्चुअली ये चार्ज है 0.8 into 10⁻⁻19 कूलम, फर्ज करता हूं। अब ये चार्ज तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से कम चार्ज है, तो ये मैं कैसे मालूम करूंगा? व्हाट आई विल डू, मैं 2 HCl कंसिडर करूंगा। इस एक पे 0.8 और इस दूसरे पे भी 0.8, तो 0.8 और 0.8 मिलके ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल हो जाता है। ये चार्ज कितना है? तो एक मॉलिक्यूल पे जो ये पॉजिटिव या ये एक नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस चार्ज से कम होगा। इस चार्ज से कम चार्ज हम मालूम नहीं कर सकते, तो कैसे मालूम करेंगे? मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ाएंगे। फर्ज करो ये चार्ज 0.8 है, तो इतना चार्ज लाने के लिए मैं HCl मॉलिक्यूल की तादाद डबल करूंगा, 1 की बजाय 2 करूंगा। जब 2 करूंगा तो फिर 2 के ऊपर चार्ज इतना ही होगा, और मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। म्यू ऑब्जर्व्ड, और म्यू ऑब्जर्व्ड हमेशा कम होता है म्यू कैलकुलेटेड से। क्यों कम होता है? क्योंकि म्यू कैलकुलेटेड में इस चार्ज को हम पूरा चार्ज कंसिडर करते हैं, जबकि म्यू ऑब्जर्व्ड में ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से कम होता है, जो हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करवाते हैं एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर के अंदर। इलेक्ट्रिकल कंडेंसर ले लेते हैं जैसे ये, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है इट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, जितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जितना इनके बीच डिस्टेंस है। इसे फुली चार्ज करवाते हैं, और जब इसमें हम HCl रखेंगे तो ये HCl मुड़ जाएगा और इस फील्ड स्ट्रेंथ को कम करेगा, इसके अगेंस्ट जाएगा। जितनी कमी आ जाए उस कमी से हमें पता चल जाता है कि ये चार्ज कितना है। यू इसे एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट आया, इस डाइपोल मोमेंट को हम कहेंगे ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट।
और ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट में ये चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से कम होगा। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हमेशा कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट से कम होता है। अगर हम ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसे कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल कितने परसेंट आयोनिक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का दूसरा एप्लीकेशन है कि इसके थ्रू हम मॉलिक्यूल का शेप भी मालूम कर सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लीनियर है या एंगुलर है। अगर वाटर लीनियर है तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ यूं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट, रिजल्टेंट वेक्टर 0। और अगर वाटर एंगुलर है तो फिर ये दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 से ज्यादा आएगा। वाटर का ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इतना है, यानी नॉन जीरो। तो वाटर का शक्ल लीनियर नहीं है बल्कि एंगुलर है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये लीनियर शेप, दूसरा ये एंगुलर शेप। लीनियर शेप का डाइपोल मोमेंट 0 और एंगुलर शेप का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है 0। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है, ये नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट हमारी मदद करता है मॉलिक्यूल के शेप को मालूम करने में। इसके थ्रू हम वाटर का एंगुलर और कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर शेप एक्सप्लेन कर सकते हैं।